चलो तो अगर अभी तक डॉट है तो पूछ लो कुछ भी, सेंटर ऑफ मास में अगर कोई भी डॉट है तो क्विकली। किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हेड ऑन कोलिजन लगभग हम लोग फिनिश कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन भी क्लास में करवा दिए और तुम लोग को बोले भी थे कि अगर तुम लोग पास कोई मटेरियल है कोचिंग वगैरह का या कहीं का भी, तो उसे बनाना। हेड ऑन कोलिजन का क्वेश्चन ज्यादातर उसी से आया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, और इनकेस अगर डॉट आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले वो देखो, ये क्वेश्चन जो शेयर किया था सिद्धांति भेजे हुआ था, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन का ही है। अगर तुम ये क्वेश्चन लगभग कर लेते तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो लगभग सारा कुछ इसमें कवर हो जा रहा है। 1D कोलिजन, वेलोसिटी निकालना, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन निकालना, तो एक क्वेश्चन है, बट सच में समझो तो पूरा हेड ऑन कोलिजन से तुम्हारा रिवाइज हो जाने वाला है। और यहाँ पे क्वेश्चन का जो पार्ट सी और ई अगर देखो, जिसमें इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन पूछा गया है, इसका बेसिक आइडिया हम कोलिजन स्टार्ट उस दिन दिए हुए थे, बट कुछ पॉइंट्स था जो शायद हम उस दिन नहीं बोले थे, बोलना भूल गए थे, इसको बोलना चाहिए था हमको, तभी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वो आज हम पहले बता देते हैं इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन के बारे में, और फिर इस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे, सी पार्ट और ई पार्ट। तो उसके लिए ये तुम्हारा डायग्राम है, अच्छे समझ लो कहानी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का, फिर कुछ है नहीं इसमें खास। देखो यहाँ देख रहे हो डायग्राम, ये जो देख रहे हो ये डायग्राम, वो तुम्हारा जस्ट बिफोर कोलिजन का डायग्राम है, टक्कर होने वाला उस टाइम का फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। टक्कर होने को है, पिछले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब पिछले वाला u1 जो ग्रेटर देन u2 है, तो वो अगले वाले को टक्कर करेगा। तो u1 आया अपने से कम स्पीड वाले के साथ, टक्कर किया, टक्कर किया। अब क्या हुआ वो देखो, टक्कर हुआ, टक्कर हो रहा है, तो तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में बोले हुए थे, कोलिजन जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन, टक्कर होता है तो पहले डिफॉर्मेशन होता है, मतलब क्या हुआ, ये भी इसको एफ से पुश कर रहा है, ये भी इसको एफ से पुश कर रहा है, एक्शन। तो क्या हो रहा है, दोनों का डिफॉर्मेशन हो रहा है। जो जो डिफॉर्मेशन का समझना क्या होगा, यहाँ समझो इसको, ये वाला बॉडी दूसरे वाले पे, ए जो है बी पे नॉर्मल इधर की तरफ लगाएगा, और बी जो है ए पे नॉर्मल इधर की तरफ लगाएगा। क्या होगा समझना, ए का वेलोसिटी u1 है, उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, गौर से देखो डायग्राम में, तो u1 घटेगा, और u2 को सपोर्ट कर रहा है यह फोर्स, तो u2 बढ़ेगा। समझो क्यों, u1 घटेगा और u2 बढ़ेगा। तो ध्यान दो, ओरिजिनली u1 u2 से बड़ा है, और u1 धीरे धीरे घट रहा है, और u2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, और यही टाइम है। इसके बाद क्या होगा, ये बी का स्पीड ए से ज्यादा हो जाएगा। वापस से रिपीट कर रहे कहानी, इनिशियली ए जिसका स्पीड u1 है, जो बी के स्पीड से ज्यादा है, तो ज्यादा है, अगर टकराया टकराया तो ये बी पे नॉर्मल इधर की तरफ लगाया, और बी का स्पीड भी इधर ही है भाई, स्पीड भी उधर ही है, और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, नॉर्मल सपोर्ट कर रहा है स्पीड को, स्पीड बढ़ेगा। और इसका स्पीड देखो u1 ऐसे है, बट इसको फोर्स कैसे लगेगा, बी नॉर्मल इधर की तरफ, तो वो घटेगा, u1 घटेगा और u2 बढ़ेगा। बट u1 जो है वो u2 से बड़ा है, u1 बड़ा है, u2 छोटा है, u1 घट रहा है, u2 बढ़ रहा है। भाई ऊपर से तुम नीचे आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं आके तो दोनों मिलेंगे, वैल्यू दोनों का तो सेम होगा। वह डायग्राम है ये। और इस टाइम पे जब दोनों का स्पीड, ये एक्चुअली टक्कर हो रहा है उसके अंदर का बात है, पहले बोलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम सोचते नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का स्पीड हो गया सेम, इसी टाइम पे, चूंकि इसके बाद अब क्या होगा समझना, इसके बाद क्या होगा, ये इसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा और इसका स्पीड कम हो जाएगा। कुछ ऐसा हुआ, तुम 10 पे थे यानी u1, और हम 5 पे थे, हम 5 से बढ़ते गए, तुम 10 से घटते गए, मान लो 8 पे आके मिल गए, तुम भी 8 हम भी 8, हम 8 से ऊपर भाग गए, तुम 8 से नीचे आ गए, तो उल्टा सीन हो गया ना। पहले तुम ज्यादा थे, हम कम थे, हम ऊपर गए, दोनों मिले, फिर तुम नीचे आ गए, ऊपर चले गए।
फोर्स के डायरेक्शन से बता रहे हैं कि एक में फोर्स अपोज कर रहा है, एक में फोर्स सपोर्ट कर रहा है, नॉर्मल से सोचो। तो अगले फाइनली क्या हो गया, दाहिने वाले का फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन बाएं वाले का इनिशियल वेलोसिटी। तो जिस टाइम पे दोनों का स्पीड सेम हो गया उस टक्कर के दौरान, ऐसे हुआ, उस टाइम पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है। ये जो देख रहे हो डायग्राम, जहां पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, स्पीड सेम हो गया, उस टाइम पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। क्योंकि इसके बाद क्या होगा सोच के देखो, ये वाले का स्पीड बढ़ गया, अब ये वाला ज्यादा हो गया, ये वाला कम हो गया, अब धीरे धीरे दोनों में सेपरेशन वाला फेज आना शुरू होगा, यानी रिफॉर्म करना चाहेगा। यानी पहले डिफॉर्मेशन हुआ, दबा दोनों, और फिर धीरे धीरे वापस से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिफॉर्म करना चाह रहा है। तो यहां से यहां तक डिफॉर्मेशन हो रहा है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, जब दोनों का स्पीड कॉमन बराबर हो जाए। अब ये बराबर स्पीड हो जाए, ये बराबर स्पीड निकाल सकते हो क्या, इसका वैल्यू क्या होगा? ये टक्कर के अंदर का बात है, बोलो तुम लोग को सोच के बताना। भाई तुम्हें हम U1 U2 दे दिए, अब तुमसे बोल रहे हैं ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ये जो देख रहे हो यहाँ पे लिख लेना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला फेज है जब दोनों का स्पीड सेम हो रहा है, लिख लो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। इस डायग्राम के लिए लिख लो, बीच वाले डायग्राम के लिए, या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला केस है, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और जब ये एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर जैसा सोच सकते हो, एक्स जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, खुद लिख लो, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन या मैक्सिमम पी पोटेंशियल एनर्जी, यही वह स्टेज है जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, या फिर डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने डिफॉर्मेशन को कम करने लगेगा, मतलब कोशिश करेगा वो कि भाई हम जो डिफॉर्म हुए ना उसको रिफॉर्म करें। तो वही नेक्स्ट फेज आ गया यहाँ से, रिफॉर्मेशन। पहले देखो इतना, और फिर अगर इनकेस किसी को कुछ डाउट आता है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्स्ट से सेकंड तक, फर्स्ट डायग्राम है जस्ट कोलिजन होने वाला है, वहां से डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, सेकंड डायग्राम पे गया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और फिर दाहिने वाले का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, बाएं वाले का कम हो गया। देख लो जस्ट उल्टा ऑर्डर है, U1 इज ग्रेटर देन U2 बट V1 इज लेस देन V2। अब ये यहां से यहां तक रिफॉर्मेशन कर रहा है, और यहां से डिफॉर्मेशन कर रहा है। अगर पूरा पूरा रिफॉर्म कर लेता है, मतलब वो इलास्टिक कोलिजन इक्वल टू 1 वाला केस है, पूरा पूरा बॉडी रिफॉर्म कर लिया अपने आप को। जनरली ऐसा नहीं होता, आइडियल कोलिजन होता है इलास्टिक, सच में परफेक्ट, सच में इलास्टिक कोलिजन होता नहीं। इक्वल टू 1 वाला तुमको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा लगभग, बट हम लोग थ्योरेटिकली मान के चलते हैं E1 है तो इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब पूरा पूरा वो रिफॉर्म कर पाया, मतलब जितना वो दबा था ना वापस से वो पूरा पूरा स्प्रिंग जैसा समझो, स्प्रिंग को तुम दबा दिए और पूरा पूरा ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर लिया, तो वो कुछ इलास्टिक जैसा। तो चलो लिख लिए क्या तुम लोग, तीनों डायग्राम बना लिए क्या? जी भैया। ओके ओके, चलो अब देखो, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हो गया। अब ये स्पीड भी कैसे निकालोगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। बिल्कुल सिम, एक्चुअली ये भी जो है ना सच में VC होगा, समझ के देखो, ये सच में भी दोनों भी VC के इक्वल टू हो जाएगा। हाँ, M1 U1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ लिख लो, हाँ, ये सच में VC हो जाएगा। तो एक्चुअली तुम ये बोल सकते हो कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे दोनों का वेलोसिटी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो गया जी। तो तुम लिख के देखो, लिखोगे तो M1 भी प्लस M2 भी अपॉन M1 प्लस M2, यही तो होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, MM कट जाएगा, V आ जाएगा VC इक्वल टू V। तो यहाँ पे एक्चुअली यह V जो है VC के इक्वल टू हो गया, तो तुम VC अब तुम यहाँ से भी तो निकाल सकते हो, M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2, कहीं से भी तो निकाल सकते हो, VC सेम रहेगा टक्कर में, समझ रहे हो क्या? जी भैया। हाँ तो तुम लिख लो ये VC, एक्चुअली तुम निकालोगे कैसे, अगर क्वेश्चन में आएगा तो M1 U1 प्लस M2 U2 बाय M1 प्लस M2, कहीं से भी VC निकालो सेम आने वाला है।
इनिशियल वेलोसिटी से हाँ, निकालो या फाइनल से निकालो या बीच वाले से निकालो, बीसी तो बीसी रहेगा, टक्कर है, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहीं से भी निकालो। तो सच में यहाँ बीसी या बी इक्वल टू बीसी लिख लो, इज इक्वल टू लिख लो m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। जी भैया। लिख लिए तो अब सुनो अब क्या होगा। अब क्या होगा वो देख लो। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस जी, हाफ हाँ, m2 u2 स्क्वायर। और यहाँ बीच में जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है उस टाइम का एनर्जी कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर या bc स्क्वायर। जी भैया, जी भैया। उन दोनों के बीच जो गैप होगा ना, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा ना, वो गैप गया कहाँ होगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा। जो तुमसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुम कुछ नहीं करोगे, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ का काइनेटिक एनर्जी करोगे, उन दोनों के बीच जो गैप आया, लॉस हुआ, वो सच में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया होगा उतने देर तक। जी इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी माइनस ये बीसी वाला काइनेटिक एनर्जी घटा दोगे, वह तुम्हें दे देगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे कितना है। जी भैया। ये लिख लो जस्ट। हालांकि हालांकि करके देखना इस क्वेश्चन में, इस चीज को पूरा पूरा हम सही नहीं मान रहे इस सेंस में, अंदर का फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, क्योंकि एक तरह से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं या बोल रहे हैं, एक तरह से जी भैया। हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। और इंटरनल फोर्सेज जो आपस में नॉर्मल लग रहा है तो वो जनरली कंजर्वेटिव ही होता है, तो लेके चल रहे हैं जनरल। बट अगर इंटरनल फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव हो गया फिर ये भी बोलना सही नहीं होगा। बट ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तुमको यही करना होगा। ये हो गया जी तुम्हारा, भैया। ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी हो गया वो वाला। अब आता है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कैसे निकालें, तो समझो इस चीज को। डिफॉर्मेशन जब तुम्हें निकालने को बोलेगा, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये बीसी तुम निकाल चुके हो, u1 u2 से पहले ही बोल देते, ये बीसी तुम्हारा नोन है, u1 u2 में क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो बीसी भी नोन रहेगा। तो फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम तुम क्लियरली बना सकते हो क्वेश्चन में, और थर्ड डायग्राम के लिए तुम जानते ही हो सॉल्व करके निकालना v1 v2 फाइनल वेलोसिटी। जी भैया। क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम सिर्फ फोकस करते हो u1 u2 और v1 v2 पे, बीच वाले केस पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बट जो क्वेश्चन तुम भेजे थे उसमें बीच वाले पे भी पूछ लिया था पार्ट, जी भैया। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पूछ लिया था। अब आओ इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कैसे निकालना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, बोले भी थे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करना होगा। इस फर्स्ट जी डायग्राम को भैया। इनिशियल मान लो, सेकंड डायग्राम को फाइनल मान लो। इन दोनों डायग्राम में किसी एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, किसी एक बॉडी का। फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में वापस से बोल रहे हैं, किसी एक बॉडी का, मान लो तुम अगर m1 पकड़े तो m1 u1 इनिशियल मोमेंटम होगा, जी भैया। यहाँ पे m1 भी फाइनल मोमेंटम होगा, हाँ भैया। सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वही हो जाएगा तुम्हारा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, खत्म। जी अब तुम बोलोगे अच्छा हम बॉडी ए ले या बी ले, फर्क पड़ेगा क्या, क्या आंसर होगा। भैया, हमने निकाला था दोनों के लिए अलग आ रहा था मेरा, ए और बी के नहीं, लिए, दोनों नहीं के लिए। आएगा अलग, समझो इस चीज को। इंपल्स का डायरेक्शन अपोजिट आएगा बट वैल्यू सेम आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, समझो इस चीज को भाई। हम हमारे तुम्हारे बीच जी का बात भैया। है, हम तुम पे फोर्स लगाए, तुम ही तो हम पे फोर्स लगाए ही, जी भैया। और दोनों आदमी कांटेक्ट में रहे होंगे तो सेम टाइम के लिए रहे होंगे ना, टक्कर के दौरान डेल्टा टी भी सेम रहा होगा, तो एफ इंटू डेल्टा टी अलग कैसे आ सकता है भाई, जी भैया। सेम आएगा। इसलिए बोल रहे हैं किसी के लिए सॉल्व करना, दोनों के लिए करना सेम आएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में किसी एक बॉडी पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना, वो इंपल्स अब तुमको दे देगा डिफॉर्मेशन। फिर सेकंड और थर्ड डायग्राम में सेकंड को मानना इनिशियल, थर्ड को मानना फाइनल, फिर इन दोनों में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसी के लिए निकालना, वो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन दे देगा, बस। जी भैया। हाँ भैया। बस, और यह तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए, किसी एक बॉडी, अगर हम तुम्हारे बीच टक्कर हुआ, हम तुम पे अगर इंपल्स आई लगाए होंगे, आई या जनरली जो जे सिंबल भी यूज करता है इंपल्स के लिए, पहले ही बोल देते हैं दोनों यूज हो रहा है बुक्स वगैरह में, जी कुछ बुक आई यूज करता है, कुछ बुक जे यूज करता है, कुछ बुक जे के लिए, एंगुलर इंपल्स के लिए भी जे यूज करता है। वो सिंबल में कुछ फिक्स नहीं है, देखे हम बुक में वगैरह में जाकर, तो तुम आई यूज करो, जे जो मन करना यूज करो, बट बोलो इंपल्स यूज कर रहे हैं, तो इंपल्स ही हम बोल रहे हैं, सिंबल आई यूज करो या जे यूज करो तुम पे डिपेंड करता है।
तो हम ये बोल रहे हैं अगर दो बीच के बीच ऑब्जेक्ट के बीच टक्कर हो रहा है तो अगर हम तुम पे आई इंपल्स लगाए तो तुम हम पे कितना इंपल्स लगाओगे? आई लगाए, माइनस है, टू बी परफेक्ट। अगर सही होने के लिए तो माइनस है। मैग्नीट्यूड आई होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम तुम पे लगाएंगे एफ फोर्स, तुम भी हम पे एफ फोर्स लगाओगे, बट माइनस एफ होगा। तो मेरा इंपल्स होगा एफ इंटू डेल्टा टी, तुम्हारा इंपल्स होगा माइनस एफ इंटू डेल्टा टी। जी भैया, तो अगर टोटल इंपल्स करे तो कितना आने वाला है? 0। इसीलिए तो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है, तो टोटल इंपल्स 0 है टक्कर के दौरान, ऐसे भी सोच सकते हो। जी भैया, क्योंकि इंडिविजुअल मोमेंट पे इंपल्स लग रहा, तुम पे भी इंपल्स लग रहा है, हम पे भी इंपल्स लग रहा है, पर टोटल इंपल्स लेंगे तो एफ इंटू डेल्टा टी माइनस एफ इंटू डेल्टा टी 0 आने वाला है। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, बट किसी एक पार्टिकल का तो मोमेंटम चेंज होगा ही। तो किसी एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालो फर्स्ट और सेकंड डायग्राम से, वह देगा इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। सेकंड और थर्ड डायग्राम से किसी एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम निकालो, सेम आएगा। ए का निकालो या बी का निकालो, वो देगा इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और जब यह दोनों आ जाएगा, सिंपली रेशियो ले लोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? जी आर निकल जाएगा। ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, पहले बोल दिया इसलिए बट यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किया था, आ गया था इसलिए बता दिया। हम लोग जनरली ये वाला डेफिनेशन यूज करते हैं, डी वाला। और यह जो मतलब 2 पेज डाले हुए ये एक तरह से प्रूफ भी है कि इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से कैसे यह फॉर्मूला आ जाता है, इंपल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसमें, ये उसका प्रूफ भी है। देखो ये भी लिखा है, भी को सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूला से लिख दिया m1 v1 प्लस × फिर सॉल्व करके निकाला तो यही चीज आ गया। तो तुम लोग को हम उस क्लास में भी बोले थे ई का ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, बट इसी को सिंप्लीफाई करते हैं तो वेलोसिटी के टर्म्स में ये आ जाता है। और मुंह से कुछ हम बोले भी हुए थे ऐसा कि मास इनटू वेलोसिटी ऊपर करोगे, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओगे तो नीचे भी करोगे तो डेल्टा पी बाय डेल्टा वी करके कुछ आएगा, वो यहाँ लिखा। तो प्रूफ में तुम्हें नहीं जाना है, मोस्टली 99% क्वेश्चन जो आता है जनरली सिर्फ इससे तुमको सॉल्व करना होता है। बट इंटरनल अगर बात पूछे जो कि तुम क्वेश्चन शेयर किए थे बीच का बात, जिसपे हम लोग जनरल न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त नहीं सोच रहे होते हैं या नहीं बताया जाता है उस पर सोचने को, वो ये वाला बात है जो अभी हम आज डिस्कस किए इतने देर से। जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जाना, वापस से सोचना, वापस से अगर देखना हो जाकर देख सकते हो, लेक्चर को हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पे डाल देंगे तो, और फिर डिस्कस करना अगर इनकेस कुछ डाउट है। चलो ठीक है। भैया यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कॉमन वेलोसिटी भी, कौन सा बीच का वेलोसिटी? क्या बीच में ये भी बोल रहे हो क्या? ये हाँ भैया, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के हाँ समय जो भी है यहाँ हाँ पे, हाँ हाँ उसमें भी तो इम्पल्स ऑफ निकालने के लिए ये डिफॉर्मेशन में यहाँ पे भी 0 लिख दिया है, कॉमन वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो निकाल बोले ना चेंज मोमेंटम, इसमें इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के समय आप बोले ना किसी एक बॉडी के लिए चेंज मोमेंटम निकाल दो, दे देगा इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अच्छा, हाँ तो वहाँ इसमें पे जो जीरो कर भी दिया? यहाँ तुम पे, अपने बुक का बात कर रहे हो क्या? हाँ भैया, उसमें जीरो कर दिया है क्या? जी भैया, कॉमन वेलोसिटी भी 0 कर दिया है। देखो पहली बात ये समझ लो, पहली बात ये समझ लो, पहले उस क्वेश्चन पे ही आ जाते, रुक जाओ वहां से ही सोच लेंगे। अगर लेना है तो ले लो, अब डाल देंगे वहां जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जस्ट देख लो यहाँ। देखो पहली बात ये समझो, देखो यहाँ गौर से, अब ये जीरो लिया है, अब देखो इस पे सोचने पे डिपेंड कर जाता है, हम तुम्हें बोल देते हैं। देखो अगर तुम जीरो लेते हो ना तो सबसे पहला कंट्राडिक्शन ये आता है, भाई इनिशियल वेलोसिटी दोनों का कितना था? देखो क्वेश्चन में 4 और 2 4 और 2 था। अगर m1 u1 m2 u2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें तो 2 × 4 - 4 × तो कुछ आएगा, जीरो आ रहा है क्या? अरे जीरो आ रहा है, सॉल्व करना, वो भी जीरो आ जा रहा है संजोग से इस क्वेश्चन में, इसी जीरो आ जा रहा है, इसीलिए 2 × 4 8 - 4 × 2 8 8 - 8 जीरो आ रहा है, इसीलिए जीरो लिया गया, हर क्वेश्चन में नहीं लेंगे ये बोल। मतलब जनरल यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि अभी जीरो ही होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में हो जा रहा है, वो अलग बात है। ये भी सच में बीसी है। अब क्वेश्चन में डेटा वैसा सेट देगा तो बीसी जीरो हो सकता है, यहाँ पे डेटा सेट करके दिए हुआ है इसलिए जीरो डायरेक्टली दिया होगा तुम्हारे बुक में, नहीं तो इनिशियल जीरो नहीं होगा। बीच में तुम जीरो ले लिए भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ जाएगा? बीसी चेंज नहीं होने वाला है, ये भी तुमको ध्यान रखना। बीसी इनिशियल जितना उतना ही रहेगा पूरे टक्कर के दौरान, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने वाला, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रहना है, ठीक है। जाना इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है, जाना वापस से एक बार, जस्ट वापस से सोचना, अगर देखना हो तो वापस जाकर देखना, सॉल्व करना ऑनेस्टली खुद से, लॉजिकली सॉल्व करना। मतलब ये नहीं कि मतलब हमको ऐसे ऐसे दिया वैसे कर लिया आंसर, नहीं, तुमको दिखना चाहिए नेचुरली कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको डिसीजन लेना। क्योंकि नया, वापस से बोलो, नया क्वेश्चन जब आएगा तो तुमको ये पता नहीं रहेगा कैसे सॉल्व करना, तुमको क्वेश्चन से ही
प्लान बनाना होगा, हाँ भाई क्वेश्चन पढ़े हमको या क्लिक करना चाहिए कि हमको कैसे कैसे बढ़ना और सॉल्व करना, नहीं कि क्लास में सॉल्व कर, सर बोल दिए इस क्वेश्चन में ऐसे करो, आंसर आता है, हम कर लिए, आंसर ला लिए, बढ़ गए। वो बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है, वापस से बोल रहे हैं, कंपटीशन के लिए सफिशिएंट नहीं। हाँ, देखा हुआ क्वेश्चन आ गया एग्जाम में भी, कंपटीशन में अलग बात, तुमको देखा हुआ क्वेश्चन है, पता है कैसा देखा हुआ किया हुआ है मेरा, तो फिर करके पढ़ जाओ। बट नया आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा, खुद से प्लान कैसे बना, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देके कैसे ऑन द स्पॉट बनाए कि हमें वैसे सॉल्व करना उसी टाइम। चलो ठीक है, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करना है वापस से जा करके, जितना भी कहानी आज बताएं इसको यूज करो, इसको हम छोड़ रहे हैं तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, हेड ऑन कोलिजन का लगभग हर चीज का प्रैक्टिस तुम्हारा हो जाएगा इस क्वेश्चन। बाकी इजी क्वेश्चन वगैरह करना है, कोचिंग मटेरियल्स वगैरह है, प्रैक्टिस करो, बहुत सारा क्वेश्चन उसमें दिया रहा था। हाँ, तो वो सफिशिएंट है, बाकी डॉट आया तो पूछ सकते हो कहीं भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो अपना लगभग यहाँ पे वन डायमेंशनल कोलिजन पूरा खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस हम तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, जहां से प्रैक्टिस करना हो करो। ठीक है, और अब ऑब्लिक कोलिजन का हम प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्लिक कोलिजन डिस्कस करें। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बचा हुआ तो नहीं अब सेंटर ऑफ मास में, सोचे तो कुछ तुम लोग को लग रहा है क्या बुक वगैरह पढ़े? हम बोलो। रॉकेट प्रोपल्शन दिया रहती है। ओके, सुनो उसका बताते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन का क्या बताते हैं, वो वेरिएबल मास सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम है। जनरली उस पे कोई, जनरली क्या मतलब, इवन तुम अगर जेई का पूरा उठा के देख लो तो अभी तक पूछा नहीं गया, वेरिएबल मास सिस्टम डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, तो जनरली उस पे क्वेश्चन नहीं आता है। बोलोगे तो हम बता देंगे, उसमें इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या, जस्ट बेसिक नोशन उसका समझ लो, जस्ट हमसे पूछोगे। जेई के सिलेबस में पहले ही बोल देते हैं, इवन कोचिंग मटेरियल्स वगैरह में भी देखो कुछ कोचिंग वाले डाल देते हैं लास्ट में, है क्या, वो बताते हैं, जस्ट देख लो। न्यूटन सेकंड लॉ है ना, न्यूटन सेकंड लॉ के फर्स्ट लेक्चर में भी हम बोले हुए थे, तुम लोग को ध्यान नहीं होगा हालांकि, बट हम वहां बोले हुए थे। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी हम लिखे हुए थे, और वहां बोले हुए थे कि मास को तुम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, इसलिए लिख पा रहे हो एम इनटू ए। हम बोले हुए तो हम लोग का डोमेन कांस्टेंट मास का ही डोमेन है, उसी में काम करेंगे 12th लेवल पे। और जस्ट देख लो, कुछ बुक्स वगैरह में भी दिया था, हम सब पूरा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बट जस्ट बेसिक आइडिया दे देते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम जो नहीं समझ सकते हो, ऐसा नहीं समझ सकते हो, वेरिएबल इंटीग्रेशन करना होगा, समझ सकते हो, बट सिलेबस में नहीं, तो बहुत ज्यादा उस पर ये करने का जरूरत है नहीं, बट देख लो जस्ट। ये होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसी को हम लिखे तो लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ एम बी। एम into v, mass of the particle or into its velocity. अब देखो यहाँ क्या है सर, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ समझो गौर से, जब तुम मैकेनिक्स में अभी तक सॉल्व कर रहे थे, मानते हो क्या, कोई 5 kg का बॉडी है, वो मूव कर रहा है किसी एक्सीलरेशन से, या तो 5 kg उसका चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसीलिए जनरली नहीं होता तुम्हारे हम लोग के डोमेन, 12th लेवल के डोमेन। तो मास को तुम बाहर खींच लेते हो और बोल देते हो कि मास मेरा कांस्टेंट है, मास बाहर आ गया, डी बाई डी टी एक्सीलरेशन हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन मेरा इक्वेशन हो गया इक्वल टू। बट वह इक्वेशन अगर मास वेरिएबल हो गया तो भाई ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? और जब तुम उससे करोगे तो या प्रोडक्ट रूल से क्या आने वाला है, अगर मास वेरिएबल हुआ तो फर्स्ट को छोड़ो, डीवी बाई डी हो जाएगा ए। एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा जो तुम नहीं लेते हो अपने सिस्टम में, प्लस बी को छोड़ो डीएम बाई डी टी। ये है न्यूटन्स लॉ का जनरल इक्वेशन अगर बोले तो, डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। तो समझो यहाँ होता क्या, रॉकेट वाले सिस्टम में क्या होता। और चूंकि तुम मान के चलते हो मेरा मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है बॉडी का, तो डीएम बाई डी टी कितना हो गया भाई, मास चेंज ही नहीं हो रहा, तो डीएम बाई डी टी जीरो, तो तुम्हारे लिए यह टर्म जीरो हो जाता है, क्योंकि तुम मास को कांस्टेंट मानते हो, और सीधा सा तुम्हारे लिए हो जाता है एफ इज इक्वल टू एम।
बट अगर हम सिंपल तुमसे बोले, मान लो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, वही रॉकेट प्रोपल्शन में भी होता है, वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं उसको, मास उसका वेरी कर रहा है। मान लो सिंपल हम बोले एक ट्रक है, ट्रक पे क्या की, तो बालू पूरा पूरा भर दिए, सैंड से भरा हुआ ट्रक, ठीक है, और ट्रक क्या हो रहा है, जमीन पे चल रही है मान लो, और क्या कि हम ट्रक पे एक होल कर दिए, होल कर दिए तो बालू क्या होगा, नीचे गिरेगा क्या टाइम के साथ, तो धीरे धीरे ट्रक पे जो सैंड है उसका मास क्या हो रहा है, कम, तो उस ट्रक का मास क्या है, वेरिएबल। अब उसके लिए हम तुम्हें बोले हमें एनालिसिस करके बताओ न्यूटन सेकंड लॉ वाला, तो तुम्हें ये इक्वेशन F इक्वल टू में लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि मास कौन सा मास भाई, मास तो वेरी कर रहा है। उसी तो सेम रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, रॉकेट से क्या फ्यूल निकल रहा है लगातार, तो मास लगातार चेंज हो रहा है, तो तुमको यह टर्म लेके भी फिर सॉल्व करना होता है। मास गिर रहा है तो किस रेट से गिर रहा है, dm/dt हो गया मास फ्लोर, मास किस रेट से चेंज हो रहा है, dm/dt वो तुमको दिया रहेगा कि यहाँ भाई ट्रक है, ट्रक पे होल कर दिए, पर सेकंड 2 kg सैंड नीचे गिर रहा है, 2 kg पर सेकंड सैंड गिर रहा है नीचे, तो dm/dt तुमको दिया रहेगा, फिर इसे तुम सॉल्व करो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना पड़ सकता है। तो लॉजिक इसका यही है, बट तुम इसको आसानी से समझ पाओगे, थोड़ा सा अगर इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ लोगे मैथ्स में भी तो और आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि सब में क्या होता है ना, बेसिक ही है, जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे हो सकता है कि लॉगो का इंटीग्रेशन वगैरह आ जाए तो तुम कर ही नहीं पाओगे अभी, बट फंडा ये फिजिक्स इसका यही है, बाकी मैथ्स वाला काम है। और सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, और शायद पता है हमको ध्यान भी नहीं है, एक आध बार पुराने टाइम में शायद पूछे हुआ था वेरिएबल मास सिस्टम पे जेईई में क्वेश्चन, उसके बाद से इधर तो पिछले 15-20 साल से तो लगभग शायद नहीं आया, श्योर नहीं हम, बट शायद नहीं आया, वो रेयरली कहीं आया, एक आध बार तो हमको भी ध्यान नहीं अच्छे से, बट इधर 10-15 साल में आया नहीं, मतलब जनरली नहीं पूछता, सिलेबस में नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है, जेईई का जो सिलेबस ऑफिशियल होता है उसमें भी ये मेंशन है, वेरिएबल मास सिस्टम है नहीं सिलेबस। आइडिया वैसे हम तुमको दे दिए, ठीक है, अब जाके देख सकते हो बुक वगैरह में इनके सब इंटरेस्टेड हो पढ़ने के। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 1D कोलिजन को हम पूरा क्लोज करते हैं, ठीक है, और ऑब्लिक कोलिजन यानी 2 डायमेंशनल कोलिजन हम ऐसा प्लान कर रहे कि कल ही करेंगे, एक लेक्चर लेंगे उस पे, कुछ नया नहीं है, पहले ही बोल देते हैं, अगर बुक वगैरह है तो जाके देखना, कुछ नया नहीं है, ऑब्लिक कोलिजन पहले ही बोल देते हैं, सेम चीज यूज करेंगे, जस्ट कॉस साइन कंपोनेंट लेके करेंगे 2D में है तो बस। तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं 1D का डिस्कशन। तो आज का डिस्कशन देखो, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, बट कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया जो जनरली नहीं आता है, वहां पे अंदर का बात अगर पूछ लिया तो जनरली बच्चों लोग को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का हैबिट रहता है, थ्योरेटिकल पॉइंट अगर ऑप्शन में इससे रिलेटेड हम डाल दें तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है जो नहीं पढ़ा रहेगा सही से, क्योंकि अंदर की डीप का बात है, न्यूमेरिकल वगैरह में बहुत ज्यादा यूज में आता नहीं है, तो सबका ध्यान भी इस पे नहीं जाता है, और अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट डाल दे कुछ बना करके घुमा फिरा करके इसी चीज जो आज हम बोले हैं कहानी, तो जनरली एजेंट कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में, तो वहां पे तुमको लीड मिल सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो, अगर पता है तुमको अंदर का बात। न्यूमेरिकल में आज का डिस्कशन, चलो इसको क्लोज करते हैं।